देखिए बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। किसी तैयारी कर रहे हैं हम? अर्धवार्षिक परीक्षा की हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी यूनिट में आपको पढ़ाने वाला हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 4 का अपन करेंगे रिवीजन। ठीक है, विज्ञान पेपर कब है आपका? सबसे लास्ट में ना, 29 फरवरी से आपकी पेपर चालू हो रहा है ना। तो अध्याय कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 4 का अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों आपको पेपर में प्रश्न आता है, प्रश्न लिख लीजिए आप। प्रश्न लिखिए, बोर का परमाणु मॉडल समझाइए। पेपर में प्रश्न आता है, बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बन जाते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल देखो, सबसे पहले सर जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो रदरफोर्ड ने क्या करा? परमाणु मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर लगाते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के मन में ये प्रश्न उठा, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उनके अंदर की जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। कई तरह के प्रश्न उठे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जितनी भी कमियां थी, पहले समझना बारीकी से, उन सारी कमियों को दूर करने के लिए बोर ने, नील्स बोर नाम है, पेपर में ये भी पूछ सकता है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल समझाइए। नील्स बोर ने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु असल में कैसा होता है, और नील्स बोर का जो परमाणु के बारे में जो बताया है उसी के बारे में अपन अभी तक पढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर कोई दूसरा नहीं आया है। नील्स बोर लास्ट है। ठीक है ना। नील्स बोर ने क्या कहा? इसका जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर आपको आपकी विज्ञान की जो किताब है, असली वाली किताब, उसके पेज नंबर 55 में ये ऊपर निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की, ये यहां से रहेगा। ठीक है, यहां से लेकर के आपको पूरा यहां तक लिखना है। ठीक है, ये बीच का डब्बा मत लिखना, इतना आपको लिख लेना है। पेज नंबर 55 पे अध्याय 4 का बोर ने निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। देखो मैं अब भी पूछूंगा, बारीकी सुनना। पहला बोर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। सबसे पहले बोर ने यह कहा, जो अपना परमाणु होता है ना, परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण जिसको हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटे से छोटा कण जिसको हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो परमाणु की जो संरचना होती है, परमाणु की संरचना में क्या होता है? परमाणु की संरचना में जो सबसे बीचम बीच का जो भाग होता है, तो जो परमाणु हो गया अच्छा बड़ा, परमाणु के बिल्कुल एक बीचम बीच में गोलाकार भाग होता है। फुटबॉल होती है ना, बेसिक गोलाकार एक क्या होता है? भाग होता है। उस गोलाकार भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। ये परमाणु के बिल्कुल बीचम बीच का भाग हो गया, इसे क्या कहा जाता है? नाभिक। इसका उत्तर में लिख लो, बुक का पेज नंबर 55 पर इसका उत्तर दिया है, लिख लिया ऐसा। ठीक है, लिखवाना तो नहीं पड़ेगा ना, इसके पहले लिखवा चुका हूं मैंने। उत्तर तुमको ये लिखा मिल गया यहाँ पर, मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको, है ना। ठीक है, मैं क्या करूंगा? आपको समझाऊंगा। और बुक पे जाकर अभी बुक लेकर के आया करो, जिनके पास बुक है उनको और आसानी हो जाएगी, है ना कि नहीं? मिल गया ना। चलो, बीचम बीच वाले भाग को क्या कहा गया? परमाणु के नाभिक कहा गया। नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं, बारीकी समझना। नाभिक में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, जिसको हम P से प्रकट करते हैं, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसको हम N से प्रकट करते हैं। प्रोटॉन पर होता है बच्चों धन चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है? धन चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, बारीकी समझना। ये परमाणु का नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है धन चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है ऋण चार्ज। ठीक है, आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तुम नहीं समझने का प्रयास नहीं करोगे तो भगवान भी आगे पढ़ाएगा, समझ में नहीं आने वाला। इसलिए इच्छा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि परमाणु होता क्या करके, बारीकी समझना इसको, पेपर में आएगा जे। ठीक है, उत्तर जे लिखा है। पहला, नील्स बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
परमाणु में कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बाहर ये कक्षाएं बनी होती है। ये हो गई पहली कक्षा, नाभिक के बाहर की हो गई दूसरी कक्षा। इस प्रकार की कक्षाएं बनी होती है। ये नाभिक के बाहर की कौन सी कक्षा हो गई? तीसरी कक्षा हो गई। इस प्रकार नाभिक के बाहर कुछ क्या बनी होती है? कक्षाएं बनी होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कि निश्चित कक्षा रहती है। जैसे कि इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, वो ऊपर नीचे नहीं होंगे वो। तो पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। मैं बताऊं बोल के, फिर तुमसे पूछूंगा। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, और इन कक्षाओं को जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। फिर से लास्ट बार, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। जिन्हें इलेक्ट्रॉन की, बोल तू। हाँ, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में कोई बता सकता है लड़कों में? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। वेरी गुड, है ना, बैठ जाओ, है ना। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट बस लिखना, नंबर मिल जाएंगे 4 नंबर पेपर में विज्ञान के, है ना। 4 नंबर की तैयारी करवा रहा हूं। कितने नंबर की? 4 नंबर की। अगला देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, बारीकी से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती, मतलब कभी भी बाहर नहीं निकलती, उनके पास ही रहती है। ठीक है, क्या लिख, फिर से समझना। जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती। क्या बोल रहे हैं यहां पर हम? उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती। उनकी ऊर्जा बाहर निकलती है क्या? नहीं निकलती है। ठीक है, अब ये चित्र बनाना है वाला। ये बीच में ना चित्र में 2 नंबर रहेगा। एक बार सिर्फ चित्र ही पूछ लिया 2 नंबर का, इतने से गोला गोला पानी से 2 नंबर मिल जाते। कई गवार लोग ने छोड़ के आ गए पेपर में। चित्र ये मिल जाएगा बुक में। ठीक है, ये हो गया नाभिक, हो गया नाभिक। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। इसके बाद देखना, जो पहले नंबर की कक्षा होती है, बारीकी सुनना, है ना। ठीक है, जो पहले नंबर की कक्षा होती है, इसको के से भी दर्शाते हैं या 1 से भी दर्शाते। कक्षा 1 भी बोल सकते हो आप, या कक्षा के भी कह सकते हो। घुसा खोपड़ी के अंदर? समझ में आया? आ गया। पहले नंबर की कक्षा को के भी कहते हैं और 1 भी कहते हैं। दूसरे नंबर की कक्षा को के बाद क्या आता है? एल। इसको एल भी कहते हैं और 2 भी कहते हैं। तीसरे नंबर की कक्षा को एम भी कहते हैं और 3 भी कहते हैं। ठीक है, ये कक्षाएं के एल एम एन, ये कक्षाएं के एल एम एन के द्वारा भी प्रकट की जाती है, या 1 2 3 4 के द्वारा भी प्रकट की जाती है। ठीक है, प्रकट की जाती है। इतना बनेगा या नहीं बनेगा बताओ पहले? सबसे बन जाएगा, कन्फर्म है ना। तो ये तुम्हारा हो गया बोर का परमाणु मॉडल, पूरा का पूरा क्या खत्म। इतना ही है तुम्हारा क्या, बोर का परमाणु मॉडल। अब यहां पर एक चीज समझना, इन कक्षाओं, जैसे तुम्हारी एक बेंच है, ये वाली बेंच में 4 ही लोग बैठ सकते हैं। 4 से ज़्यादा बैठेंगे क्या? और एक लंबी वाली बेंच में 5 बैठ सकते हैं। तो वैसे ही इनके भी नियम होते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी में कितने जाएंगे और तीसरी में कितने जाएंगे। इसके लिए एक नियम होता है 2n की घात 2। इसको लिखते भी चलते रहो, उतारते जाओ। बुक में तो लिखा है, मैं मान रहा हूँ बुक से लिख लोगे, लेकिन हाथ भी चलना चाहिए। क्या होता है नियम? 2n की घात 2। अब यहां पर समझना, अगर मुझे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है,
कौन सी कक्षा में? तो n का मान मैं 1 रख दूंगा। कितना रख दूंगा? रखो, n का मान 1, 2 का हो गया, 1 का 1 की घात 2, 1 1 कम और 1 दूनी 2 आया। मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर मुझे ये ज्ञात करना है दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अधिकतम, तो n का मान कितना रख देंगे? 2, 2 की घात 2, 2 दूनी और 4 दूनी, मतलब दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 जा सकते हैं। अगर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, कौन सी कक्षा में? तीसरी, तो n का मान कितना रख दूंगा मैं? 3 रख दूंगा। 3 की घात 2, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, मतलब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बन जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तीसरी कक्षा में? 18। इस प्रकार निकाल सकते हैं। आया आपको? बन जाएगा इतना पूरा? ठीक है। इतना बनेगा या नहीं बनेगा पहले मुझे बताओ। पक्का बन जाएगा? कंफर्म है? क्यों? चलो क्वेश्चन लिखो। न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? इसका कोई पेज गायब है क्या बुक का? चलो जाइए, है ना। क्वेश्चन लिखो, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन किसे कहा जाता है? लिख लिए? एक क्वेश्चन और लिखो, संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन के लिखोगे, संयोजकता किसे कहा जाता है? लिख लिए? संयोजकता किसे कहते हैं? उत्तर लिखो, डालो हेडिंग संयोजकता। प्रत्येक तत्व के परमाणु की, प्रत्येक तत्व के परमाणु की, प्रत्येक तत्व के परमाणु की, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, कोमा, जिसे संयोजकता कहा जाता है। 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 क्या बोल रहे हैं यहां पर हम? जितने भी तत्व होते हैं, सुनना बारीकी से, हर एक तत्व की, प्रत्येक तत्व की एक निश्चित क्या होती है? देखो मेरी बात सुनना। जैसे कि मैं हूं, मेरे कितने हाथ है? तो मैं एक हाथ से एक को पकड़ के जुड़ सकता हूं और एक हाथ से एक को पकड़ के जुड़ सकता हूं। तो मैं कितने लोग से जुड़ सकता हूं? 2 से। तो मेरी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी प्रकार प्रकृति में जितने भी तत्व होते हैं, प्रत्येक तत्व की, हर एक तत्व की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। हर एक एलिमेंट की, हर एक तत्व की एक क्या होती है? निश्चित संयोजन शक्ति होती है। उसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हो? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हो? मेरी बात समझना यहां पे। अपन बोलते हैं, लिख लिया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हो? क्या बोल रहे हैं हम? अपन लोग बोलते हैं कि भैया सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। नाइट्रोजन का कितना है? 7 है। क्यों? क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता क्या है भैया?
नहीं, कहते किसको है? परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है बच्चों धन चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, ना धन ना ऋण, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है। तो किसी, अब भी पूछूंगा, किसी परमाणु के, पहले समझना फिर लिखना ना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, हल्ला नहीं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के परमाणु में 8 प्रोटॉन होते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। नाभिक के, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उन प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। बनेगा नहीं बनेगा? चल बोल। हाँ बैठ के बोल दे। ना क्या बताऊं? किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा, है ना, बहुत जोरदार। ठीक है ना। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। लिखो उत्तर, हेडिंग डालिए परमाणु संख्या, हेडिंग डालिए परमाणु संख्या, इसमें डैश फाड़ के लिखिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z, कैपिटल Z है ना, Z फॉर ज़ेब्रा, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। 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 बन जाएगा, पेपर में आगे लिख दोगे। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। अब एक टॉपिक और है परमाणु भार। भार यानी वजन या परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब भी क्या होता है? वजन। तो क्वेश्चन लिखिए, परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, या द्रव्यमान संख्या, या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? समझाइए। किसे कहते हैं? समझाइए। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। द्रव्यमान मतलब क्या होता है?
तो चाहे आप परमाणु द्रव्यमान की बात करो या परमाणु भार की बात करो या द्रव्यमान संख्या की बात करो, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। समझना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ठंडे दिमाग से लियो, ठंडे दिमाग से, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का योग, दोनों को जोड़ दो, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, जो दोनों का जो योग निकल करके आएगा उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर से, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। बन जाएगा? तो डालिए हेडिंग परमाणु द्रव्यमान, हेडिंग डालिए क्या? परमाणु द्रव्यमान। इसमें लिखो डेस्क पाड़ के, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। देखिए क्या लिखो? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं का योग परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब नीचे सूत्र लिखना, परमाणु द्रव्यमान कैपिटल ए बराबर, लिखो सूत्र, परमाणु द्रव्यमान कैपिटल ए बराबर, परमाणु द्रव्यमान कैपिटल ए बराबर, परमाणु द्रव्यमान कैपिटल ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या p धन न्यूट्रॉनों की संख्या n, प्रोटॉनों की संख्या p धन न्यूट्रॉनों की संख्या n। लिख लिए। अब एक और क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी। अध्याय 4 आ रहा है ना अर्धवार्षिक में? पक्का आ रहा है? कुछ हटा तो नहीं इससे? हटा है कुछ? पक्का नहीं हटा ना कुछ भी? सिलेबस देख लो एक बार, लिखा रहना चाहिए, बिल्कुल लिख के रखो सिलेबस, क्या हटा क्या नहीं हटा है। पक्का नहीं हटा है? चलो क्वेश्चन लिखो। क्या हटा है? पूरा आ रहा है, कुछ भी कम नहीं हुआ, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ ना। चलो क्वेश्चन लिखो, वेरी 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 आईएमपी। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए एवं समस्थानिकों के अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए एवं समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए एवं समस्थानिकों के अनुप्रयोग लिखिए। आईएमपी जो क्वेश्चन है ना, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए एवं समस्थानिकों के अनुप्रयोग लिखिए। लिख लिए? समस्थानिक किसे कहते? उदाहरण से समझाइए एवं समस्थानिकों के अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिक क्या होते हैं?
हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं, ठीक है। समस्थानिक क्या बोल रहा हूं मैं? समस्थानिक परमाणु। पहले बताओ प्रकृति में कुल कितने तत्व होते हैं? जैसे कि एक शक्कर है शक्कर और चाय पत्ती को मिला दी तो क्या बन गई? चाय बन गई। और शक्कर और कॉफी को मिला दी तो क्या बन गई? इसी प्रकार चाहे तुम हो, मैं हूं, मोबाइल हो, दुनिया में जितनी भी चीज हो, वो सब कुछ जो है ना, कुल एक प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ 118 तत्व है। प्रकृति में टोटल कितने तत्व है? ओनली फॉर 118 एलिमेंट्स है। कहां पर? प्रकृति में। और इन्हीं 118 तत्वों के आपस में तरह तरह से जुड़ने से पानी बना, आदमी बना, कुत्ता बना, गाय घोड़ा सब बना, ठीक है। आए समझ में? इन्हीं 118 तत्वों के आपस में जुड़ने से। तो नेचर में कुल कितने तत्व होते हैं? 118। अब मैंने आपको बताया परमाणु में दो प्रकार की चीज होती है। एक होता है क्या? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। और दूसरा क्या होता है? परमाणु भार। भार बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस स्थान का मतलब होता है क्रमांक। स्थान का मतलब क्या होता है? और स्थान कैसा है? समान है। स्थान कैसा है? मतलब परमाणु क्रमांक कैसा है? समान है। परमाणु क्रमांक कैसा है? समान है। तो जैसे कि एक तत्व होता है हाइड्रोजन। एक तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। बाहर की समझना। एक तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। ये 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। दूसरा हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन, इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन। इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 1 ही होता है। लेकिन इसका जो वजन होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 2। और इसका भार कितना होता है? 3 होता है। इसका भार कितना होता है? 3 होता है। आए समझ में? तो एक ही तत्व के वे परमाणु, अब भी पूछूंगा, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु स्थान कैसे होते हैं? सम यानी समान होते हैं। एक ही तत्व के, एक ही तत्व है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, किंतु परंतु मेरे भाई बंधु इसके परमाणु भार कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। वजन अलग अलग है जी। हल्को एक ही वजन, एको वजन 2, एको वजन 3, ठीक है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं 1 1 1, परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु भार अलग अलग होते हैं। सिर्फ क्या समान होंगे? स्थान यानी क्रमांक, है ना। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो डालिए हेडिंग समस्थानिक। हेडिंग डालिए क्या? समस्थानिक। समस्थानिक में डेस पाड़ के लिखो। एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या
भिन्न भिन्न होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही लिख लिए, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक तो समान रहेंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब लिखो उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उदाहरण लिखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 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 पहला लिखो H11 और इसके नीचे इसका नाम लिखो प्रोटियम। कभी कभी विकल्प आता है, अरे विकल्प हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो कितने लिखोगे, 3। पहले लिखो H11, इसका नाम लिखो प्रोटियम। H11 नाम क्या है, प्रोटियम। ठीक है, H11 नाम लिखो इसका प्रोटियम, लिख लिए प्रोटियम। H12 इसके नीचे लिखो ड्यूटीरियम, डा, फिर डा के नीचे लगाओ हलंत, फिर या में बड़ो की मात्रा यू, टीरियम, ड्यूटीरियम। इसके नीचे क्या लिखोगे, ड्यूटीरियम। क्या लिखोगे, ड्यूटीरियम। लिख लिए ड्यूटीरियम। H13 इसके नीचे लिखो ट्राइटियम। इसके नीचे क्या लिखोगे, ट्राइटियम। इसके नीचे क्या लिखोगे, ट्राइटियम। पहला क्या लिखे हो, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। हो गए 3 समस्थानिक। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन जाता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए, तो लिख लोगे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। क्या होते 3, क्या होते 3, अब रहने दे तू, क्या होते, हाँ, ट्रू 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 ट्रू, ट्राइटियम, ट्राइटियम, वेरी वेरी गुड, बढ़ जाओ, है ना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम बन जाएगा। ये किसके 3 समस्थानिक हो गए, हाइड्रोजन के। चलो अब डाली हेडिंग, समस्थानिकों के अनुप्रयोग निम्न हैं। समस्थानिकों के अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखो, समस्थानिकों के अनुप्रयोग निम्न है। अब समस्थानिकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वर्ष 2019 में आया था शायद पेपर में क्वेश्चन, समस्थानिकों के अनुप्रयोग लिखिए, 4 नंबर में आया था। लिखो पहला पॉइंट, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिकों के अनुप्रयोग। ठीक है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग में पहला पॉइंट लिखो, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, उसमें पहला पॉइंट लिखो, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी, एटम बम, आइटम बम। ठीक है, आइटम मतलब होता है परमाणु और बम मतलब बम। तो एटम बम जो होता है परमाणु बम होता है, नाम सुने हो। सबसे खतरनाक कोई बम होता है तो वो क्या होता है, जो हंस के हो रहा है, एटम बम। ठीक है, परमाणु बम। ठीक है, तो समझो परमाणु बम क्या होता है,
परमाणु बम कोई बम 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 नहीं होता कहीं पर फूट जाएगा करके, बारूद जैसा फूटता है। अगर मान चलो किसी देश ने अगर कहीं पर परमाणु बम फोड़ दिया तो परमाणु बम जो होता है वो एक प्रकार का प्रदूषण होता है। जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर तो विस्फोट होता है, लेकिन जैसे ही परमाणु बम फूटता है तो उससे प्रदूषण फैलता है। मतलब कोरोना वायरस था जैसे, वैसे पूरा अगर मान चलो कहीं पर फूट गया, जहाँ पर फूटा तो तुरंत प्रदूषण फैल जाएगा पूरी हवा में। और छिंदवाड़ा में अगर फूटा, ठीक है, तो 4-5 दिन बाद नागपुर के लोग मरना शुरू हो जाएंगे, है ना। और इतना भयंकर का प्रदूषण होता है कि आने वाली 10 पीढ़ी तक लंगड़ी, विकलांग, किसी की आंख नहीं है, किसी के 3 हाथ निकल के आ गए, ऐसी पैदा होगी, है ना। इतना भयंकर का क्या होता है, प्रदूषण होता है। अमेरिका ने जापान में फोड़ा था, अभी तक वहाँ पर सुनामी आते, भूकंप आते, वहाँ के लोग लड़के बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं। कहाँ पर? जापान में, ठीक है। इतना खतरनाक क्या होता है, परमाणु बम। ये प्रदूषण होता है, इंसान के दिमाग में असर डालता है, हवा में फैल जाता है, इंसान सांस लेता है तो उसकी दूषित हवा जब अंदर जाती है, ठीक है, तो परमाणु भट्टी, उसी परमाणु का उपयोग बिजली बनाने में भी करते हैं, है ना कि नहीं। जैसे कि चाकू होता है, चाकू का इस्तेमाल गला काटने के लिए भी करते हैं और सब्जी काटने के लिए भी। मोबाइल होता है, मोबाइल का इस्तेमाल करके कई लोग कलेक्टर बन जाते हैं और कई लोग मोबाइल का इस्तेमाल करके बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे परमाणु का भी एक इस्तेमाल होता है नष्ट करने के लिए, और परमाणु को दूसरा इस्तेमाल कायम में होता है, परमाणु को दूसरा इस्तेमाल कायम होता है विनाश करने के लिए। तो परमाणु की जो भट्टी होती है, परमाणु भट्टी में क्या होता है, बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पर यूरेनियम को जलाते हैं। यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है, उसको जलाते हैं और क्या बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। दूसरा लिखो, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर के उपचार में जो कोबाल्ट होता है ना, कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है, उसका उपयोग काय में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। लिख लिए, ठीक है। तीसरा लिखो, लास्ट, घेंघा, घा में की मात्रा घे, घा में की मात्रा घा, घेंघा। घेंघा रोग के इलाज में, एक घेंघा रोग होता है, गला बाहर निकलता है, लटकता है उसमें, है ना। उसके इलाज में, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग, इसको थायराइड भी कहते हैं। घेंघा रोग के इलाज में, है ना, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है किसके इलाज में, घेंघा रोग के इलाज में। हो गया। अब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, अध्याय खत्म फिर, है ना। क्वेश्चन लिखो, समभारिक से आप क्या समझते हो, समझाइए। 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 समभारिक, पहले नाम पढ़ो, क्या है नाम इसका, अच्छा नाम है। सम यानी क्या होता है, समान। सम यानी समान, सम यानी समान। और भारी क्या यानी भार, भारी यानी क्या, भार, ठीक है। तो जिनके परमाणु भार क्या हो, समान हो, समझना। जिन तत्वों के परमाणु भार, यहां समझो, जिन तत्वों के परमाणु भार समान हो, जिन तत्वों के परमाणु भार कैसे हो, समान हो, वे समभारिक कहलाते हैं। जिन तत्वों के परमाणु भार कैसे होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
और समस्थानिक में क्रमांक समान होते हैं और समभारिक में भार समान होते हैं। और क्रमांक कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो डाली हेडिंग समभारिक और डेस फाड़ के परिभाषा लिखिए। लिखो समभारिक में डेस फाड़ के, समभारिक वे परमाणु है, रुको समभारिक डालो हेडिंग, डालिए डेस फाड़ के लिखो, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, समभारिक में डेस फाड़ के लिखो, समभारिक में डेस फाड़ के लिखो, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। एक होता है कैल्शियम और एक होता है आर्गन। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20 और इसका कितना है? 18। देखो, जब कभी भी परमाणु को लिखते हैं, जब कभी भी किसको लिखते हैं, जब कभी परमाणु को लिखा जाता है तो परमाणु को लिखते समय समझना, जो इधर लिखते हैं इस तरफ ये परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर जो लिखते हैं वो क्या होता है? परमाणु भार। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ये तत्व अलग अलग है। ये कौन सा तत्व है? कैल्शियम। और ये कौन सा तत्व है? आर्गन। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं। इसका परमाणु भार कितना है? 40। इसका परमाणु भार भी कितना है? 40। परमाणु भार कैसे होते हैं? समान होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। इसका क्रमांक कैसा है? कितना है? 20। और इसका क्रमांक कितना है? 18। परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार क्या होते हैं? समान। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण, ये लिख लो, इसके नीचे लिख लेना कैल्शियम। ये किसका नाम है? कैल्शियम। और AR के नीचे लिख लेना क्या? ऑर्गन। कैल्शियम और क्या हो गया? ये ऑर्गन हो गया। तो बच्चों, अध्याय क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। इतना ही है। आज घर पे जाके इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, बुक से मैंने जो जो लिखने के लिए बोला हूँ आपको वो लिख लेना और बाकी इतना पढ़ लेना। ये अध्याय क्या हो गया? समाप्त। इसके बाद आपके पास जो भी गाइड हो, उस गाइड में अगर कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगते हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ चुके हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप हल कर लीजिए।